गुड डे स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गीतांजलि सिंह यादव, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र, डायट बाराबंकी से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम एजुकेशन के पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के सबसे पहले टॉपिक संस्थागत नियोजन, अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व, इस विषय पर चर्चा करेंगे। संस्थागत नियोजन, यदि हम शब्द को ध्यान से देखें तो यह स्वयं में बताता है कि इसका अर्थ क्या है। संस्थागत यानी किसी संस्था के लिए, नियोजन, नियोजन, नि का मतलब होता है निश्चित, योजन माने योजना या रूपरेखा, अर्थात नियोजन का अर्थ हो जाता है एक निश्चित रूपरेखा बनाना। इसे और अच्छे शब्दों में यदि कहा जाए तो पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में जो भी कार्य किए जाने वाले हैं उनकी योजना बनाना ही नियोजन कहलाता है। अब संस्थागत नियोजन का अर्थ क्या हो गया? स्पेसिफिक संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक निश्चित योजना या रूपरेखा बनाना जो कि उसके उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो। कि संस्थागत नियोजन एक ऐसा शब्द है जो अपने में ये बताता है कि किसी एक संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति को करने के लिए या उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हम क्या रूपरेखा बनाते हैं या क्या स्टेप्स लेते हैं। अगर इसको थोड़ा आसान शब्दों में समझें कि संस्थागत नियोजन क्या है, तो हम इसे अपने डे टू डे लाइफ से जोड़ते हैं। मान लेते हैं कि हम कोई भी एक छोटी सी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग इन द सेंस घूमने की प्लानिंग हो सकती है, पढ़ने की प्लानिंग हो सकती है, पिक्चर देखने की प्लानिंग हो सकती है। ऐसी कोई भी प्लानिंग, कुछ भी करने का हम एक प्लान बनाएं या हम एक सोचें। तो यदि हम कोई भी कार्य करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ता है कि वो कार्य किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा। कार्य यदि एक व्यक्ति के लिए हो तो यह योजना बनाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे यदि एक साधारण उदाहरण लेते हैं कि यदि हम पिक्चर देखना चाहते हैं, हम मूवी देखने जाना चाहते हैं, क्योंकि ये केवल हम जाना चाहते हैं, इसलिए मैं ही स्वयं डिसाइड करूँगी कि पिक्चर कौन सी होगी, उसको कहाँ देखा जाएगा, यानी कि हॉल कौन सा होगा। ये हॉल डिसाइड करना भी इतना आसान नहीं होगा, इसके लिए भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। ये हॉल मेरे घर से पास होना चाहिए, इस हॉल का टिकट बहुत कॉस्टली नहीं होना चाहिए, मेरा पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए, यानी जितना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ उतना। इसके साथ साथ समय कौन सा होगा, क्या मैं उस समय खाली हूँ जिस समय ये मूवी लगी है उस हॉल में। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर केवल एक पिक्चर देखने मैं अकेले जाना चाहूँ तो भी मुझे बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों की योजना या रूपरेखा बनानी पड़ती है। ये तो एक आदमी की बात थी। अगर हम एक पूरा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मूवी देखने जाएं, तब क्या चीज़ें इतनी ही आसान रह जाएंगी? नहीं, तब चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, थोड़ी सी टिपिकल हो जाएंगी और प्लानिंग भी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। इस स्थिति में जब हम एक पूरे ग्रुप के साथ अपनी पिक्चर देखने जाना चाहते हैं तो अब पिक्चर केवल मेरी पसंद की नहीं हो सकती। अब मुझे एक ऐसी पिक्चर का सोचना पड़ेगा या एक ऐसी पिक्चर का सिलेक्शन करना पड़ेगा जो कि पूरे ग्रुप के व्यक्तियों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखती हो या जिस पर सारा का सारा ग्रुप सहमत हो। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने पहली बार में कही कि हम हॉल सेलेक्ट करेंगे। हॉल सेलेक्ट करते वक्त भी हमें पहले पॉकेट देखनी होगी। अब पॉकेट सिर्फ मुझे अपनी नहीं, अपने साथ के उतने लोगों की देखनी है जो हमारे साथ मूवी देखने जा रहे हैं। तो हमें देखना होगा कि वो मिनिमम अमाउंट क्या होगा जो सबके सब अफोर्ड कर सके। इसके आधार पे हम हॉल सेलेक्ट करेंगे। हॉल सेलेक्ट करते वक्त फिर वही चीज़, हम केवल अपने घर से दूरी अब नहीं देख सकते। अब हमें एक कॉमन पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जो सबके घर से समान दूरी पर हो, वो हॉल। तीसरी चीज़, जब हमने ये डिसाइड कर लिया तो अब समय की आती है, किस समय पे देखा जाए।
फिर हमें सारे लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इतने से आपको कम से कम इतना आइडिया हो गया होगा कि जितनी बड़ी संस्था होती जाएगी, नियोजन उतना ही कठिन होता जाएगा या उतना ही भली भांति किया जाना चाहिए। उसके लिए स्टेप्स जो हैं वो उतने आसान नहीं रह जाएंगे। उसके लिए आपको भली भांति रिसर्च करनी पड़ेगी, भली भांति कार्य करना पड़ेगा, योजना बनानी पड़ेगी या रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी। अब योजना बनाने के बाद हमें इसका प्रबंध करना पड़ेगा कि किस तरह से ये योजना हमारी क्रियान्वित होगी या इसको किस तरह से एक्शन में लाया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रबंधन कहते हैं। प्रबंधन यानी कि जो भी कार्य नियोजित ऑलरेडी किया जा चुका है उसे किस तरह से करवाया जाएगा या किया जाएगा, इसको हम प्रबंधन कहते हैं। प्रबंधन की जब हम बात कर लें तो एक सामान्य सा अगर हमने जैसा एग्जाम्पल लिया था तो इसमें टिकट की व्यवस्था कौन करेगा, आप सीट्स कौन से अलॉट कराएंगे, किसी को इसमें कोई परेशानी होती है तो कौन उसको एड्रेस करेगा, इन सारी चीज़ों को हम एक व्यक्ति अलॉट करेंगे एक एक कार्य के लिए। तो ये क्या हो गया, ये उस कार्य को करने के लिए प्रबंधन हुआ। प्रबंधन एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड से बना है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है एडमिनिस्टर, यानी कि कोई भी कार्य जो आपको दिया जाए उसे भली भांति अपने सहयोगियों द्वारा या अपने अंडर काम करने वालों से भली भांति करा लेना ही प्रबंधन कहलाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रबंधन शब्द तो समझ में आ गया। आते हैं इसकी परिभाषा पर। अब अगर प्रबंधन को डिफाइन करने का प्रयास करें तो इसकी दो डेफिनेशंस दी जा सकती हैं। पहली, किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न कराने की प्रक्रिया को ही हम प्रबंधन कहते हैं। या फिर दूसरी, संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करते हुए योजना का समुचित क्रियान्वयन व लक्ष्य प्राप्ति के लिए समेकित प्रयास। प्राप्ति रह गया है, उसे आप ध्यान रख लीजिएगा। किसी भी कार्य को पूर्व नियोजित आधार पर यदि हम पूरी तरह से कर लेते हैं और उसके लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो ही हम उसके कुशल प्रबंधक होते हैं। प्रबंधन और नियोजन आपस में एक दूसरे पे निर्भर होते हैं या पारस्परिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। यदि नियोजन सही प्रकार से किया जाए तो प्रबंधन करने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी, और यदि नियोजन के बाद भी प्रबंधन सही न हो तो नियोजन के उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। शैक्षिक नियोजन और इनकी अर्थ और परिभाषा। शैक्षिक नियोजन की कुछ परिभाषाएं शिक्षाविदों द्वारा दी गई हैं, जिनमें से सबसे मुख्य है MP बुच के द्वारा दी गई परिभाषा, जो कहती है कि संस्थागत योजना उन कार्यक्रमों का समुच्चय है जिन्हें संस्था द्वारा जो भी मूलभूत आवश्यकताएं या स्वयं के पास जो भी उपलब्ध संसाधन या भविष्य में उपलब्ध होने वाले संसाधनों के आधार पर तैयार किया जाता है। इसका अर्थ हुआ कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उसके आधार पर अगर हमारे कोई निश्चित उद्देश्य हैं तो उनकी प्राप्ति के लिए हम कोई भी योजना यदि बनाते हैं तो उन्हें ही हम संस्थागत नियोजन कहते हैं। ग्लूक के अनुसार संस्थागत नियोजन एक तरह से प्रबंधीय कार्यों का एक समूह होता है, या फिर कहें तो एक ऐसा समूह होता है जो कि उपक्रम को भविष्य हेतु इस तरीके से तैयार करता है कि व्यक्ति एवं संसाधनों के उपयोग या उपभोग का निर्णय उपक्रम के उद्देश्य प्राप्ति में सहायक हो। थोड़ा बहुत इधर उधर करके इसका भी मतलब यही होता है कि प्रबंधकीय कार्यों का पहले से ऐसा डिसीजन लिया जाए कि उन कार्यों को करने से आपकी संस्था के जो भी उद्देश्य हैं उन्हें हम पूरा कर सकें। अब आते हैं तीसरी परिभाषा यानी मैसी के अनुसार नियोजन एक तरह की प्रक्रिया या क्रियाकलाप होता है जिसके माध्यम से जो प्रबंधक होता है वह भविष्य देखकर उपलब्ध साधनों के माध्यम से विभिन्न कार्यों के विकल्पों को ढूंढने का प्रयास करता है। मतलब यदि कोई कार्य करना है तो यदि उसके लिए आपके पास संसाधन नहीं है तो उनके संसाधनों का विकल्प भी ढूंढने का प्रयास करता है ताकि वो संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त कर सके।
परिभाषा देख लेते हैं। टेरी के अनुसार संस्थागत नियोजन वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए जो भी भविष्य में आवश्यक उद्देश्य हैं उनका विश्लेषण करना और उनके कार्यों के नियोजन करने से है। तो अभी तक हमने जितनी भी परिभाषाएं देखी उसका आखिरी में जिस निकल के सिर्फ इतना आता है कि आपके संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी कार्य योजना बन रही है उसके लिए एक और चीज़ जो ध्यान देनी है कि आपके पास उपलब्ध साधन या उपलब्ध होने वाले साधन या जिनको आप जुटा सकते हैं उनके आधार पर योजना बनाना और उसके आधार पर कार्यों का प्रबंध करने के लिए दिशा निर्देश देना ही नियोजन है। नियोजन के अर्थ को समझने के बाद आप समझने का प्रयास करते हैं कि इसका ओरिजिन यानी इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो इसकी उत्पत्ति सबसे पहले जो थी वो मुदालियर आयोग से हुई थी। एक शिक्षा के लिए एक आयोग बनाया गया था जो कि 1952 और 53 में आया था और इन्होंने ही विद्यालय समुन्नयन योजना के नाम पर एक संस्थागत नियोजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, यानी कि इस योजना का नाम उन्होंने विद्यालय समुन्नयन योजना रखा था। इन योजनाओं को सफल बनाने का जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी कोठारी आयोग से। कोठारी आयोग आया था 1964 से लेकर 68 तक और इन्हीं की सिफारिशों के बाद जो सबसे पहले राजस्थान के शिक्षा विभाग ने 1968 में विद्यालय योजना की रूपरेखा निर्धारित करी थी और उसको भलीभांति प्रकाशित भी किया गया था। ये सभी जो भी योजनाएं थी ये विद्यालय के उन्नयन के लिए थी, इसलिए इनका नाम विद्यालय समुन्नयन योजना आपके मुदालियर आयोग ने रखा था। शैक्षिक नियोजन के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब इनके उद्देश्यों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करने के लिए सभी छात्रों को एक समान अवसर देना। जैसा कि आप अभी भी देख रहे हैं कि हमारी सरकारों का एक प्रयास ये भी होता है कि चाहे बच्चा किसी भी तरह से पिछड़ा ही क्यों ना हो, किसी भी तरह से वो सामान्य बच्चों के बराबर क्यों ना हो, पर उसे शिक्षा का अवसर सभी को एक जैसा ही मिलना चाहिए। इसके लिए समय समय पर सरकारें बहुत से कार्य भी करती रहती हैं। दूसरा जो संस्थागत नियोजन, हम जब शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो उसका उद्देश्य हो जाता है शिक्षा संस्थानों की संरचना में सुधार लाना। क्योंकि समान अवसर की बात कर रहे हैं तो तब तक समान अवसर नहीं मिल सकता जब तक सबको एक तरह का बैठने की व्यवस्था या संसाधनों की व्यवस्था नहीं की जाएगी। इसीलिए शैक्षिक नियोजन जो है वो जब करा जाता है तो उसके उद्देश्यों में ये भी ध्यान रखा जाता है कि संस्थान जो भी है उसकी संरचना या संरचनात्मक ढांचे में जो है वो सुधार जो बढ़ते हैं। अगले उद्देश्य की तरफ, तो शिक्षा में समग्र सुधार। हम लोग आजकल होलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं जहाँ पे केवल पढ़ाई पे फोकस ना किया जाए, बच्चे की हर एक पक्ष के डेवलपमेंट की बात करी जाए, चाहे वो उसका बौद्धिक पक्ष हो, उसका शारीरिक पक्ष हो या उसका इमोशनल पक्ष हो। तो हर एक पक्ष के में उसके डेवलपमेंट की बात की जाए तो इसी तरह से जो शिक्षा है उसे अब इस तरह का बनाया जाए, उसमें समग्र सुधार किया जाए ताकि वो बच्चे के भी समग्र विकास में सहायक हो सके। अगला आ जाता है शिक्षा को उत्पादक बनाने के लिए समाज में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाना। अभी तक जो हम लोगों ने देखा बहुत सी चीज़ें ऐसी पढ़ाई जाती हैं विद्यालय का जिसका हम आगे भविष्य में उपयोग बहुत कम ही कर पाते हैं। तो कोशिश क्या किया जाए कि शिक्षा जब दी जाए बच्चे को तो उसमें एक सकारात्मक जो है वो चेंज आए, वो उस सकारात्मक चेंज के आधार पर जो समाज है उसको एनालाइज कर सके, उसकी कमियों को समझ सके, उसकी अच्छाइयों को अपना सके। तो एक और साथ ही साथ वो इस समाज के लिए किसी भी तरह प्रोडक्टिव हो सके। तो इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था करना भी शैक्षिक का मुख्य कार्य है। विद्यालय को समाज का एक छोटा रूप कहा जाता है, तो इसीलिए विद्यालय को और बेहतर बनाने के लिए आप समाज के विभिन्न घटकों की सहायता भी ले सकते हैं और इसके लिए भी एक प्री प्लानिंग होनी चाहिए कि किस तरह से किस घटक का उपयोग करके हम अपने विद्यालय को अच्छा बना सकते हैं और छात्रों को बेहतर अवसर दे सकते हैं। तो अगला आपका उद्देश्य हो जाता है संस्था को बेहतर बनाने के लिए स्थानीय समुदाय, स्कूल स्टाफ, छात्रों और शिक्षकों के को हाथ मिलाने का अवसर प्रदान करना, यानी कि उनमें आपसी समन्वय स्थापित कर पाना। अब अगली बात कर लेते हैं शैक्षिक नियोजन के विभिन्न क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। तो जहाँ तक शैक्षिक नियोजन विभिन्न क्षेत्रों की, तो सबसे पहला होता है शैक्षिक
क्षेत्र, यानी कि जहाँ पे एजुकेशन के कंटेंट की बात कर रहे होते हैं, उसके कंटेंट में सुधार की बात कर रहे होते हैं, तो वो शैक्षिक क्षेत्र आ जाता है। दूसरा आता है सह शैक्षिक क्षेत्र, यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं, यानी पढ़ाने के साथ साथ और भी जो क्राफ्ट है या वोकेशनल ट्रेनिंग है या स्काउट एंड गाइड है, ऐसी अन्य क्रियाएं कराने का जो प्रावधान है, ये सह शैक्षिक क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद आता है, हम लोगों ने जैसा देखा था कि सभी को उचित संसाधन भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए, तो अगला आपका क्षेत्र है भौतिक संसाधन। के अलावा अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो इन क्षेत्रों के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो करी जा सकती हैं या करी जाती हैं। जैसे कि यदि हम शिक्षकों के लिए कोई कार्यक्रम चला रहे हैं, उनके बेटरमेंट के लिए कोई कार्यक्रम चला रहे हैं, तो वो भी विविध क्षेत्र में आ जाएगा। हम अगर शैक्षिक रूप से पिछड़े या आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए कोई कार्यक्रम चला रहे हैं, जैसे कि आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, या उनके लिए कोई वोकेशनल कार्यक्रम जो है वो आप उनको चलाने के लिए या सीखने के लिए किसी तरह का सामाजिक सहयोग प्रदान कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं विविध क्षेत्र में आती हैं। अब आ जाते हैं शैक्षिक नियोजन के आवश्यकता और महत्व पर। संस्थागत नियोजन के महत्व को बताते हुए E.W. फ्रैंकलिन ने कहा था, संस्थागत नियोजन शिक्षा की सुधार यात्रा में मील का पत्थर साबित होता है। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो संस्थागत नियोजन है, यानी कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं यहीं से स्टार्ट होती हैं। नियोजन के महत्व और इसकी आवश्यकता को इन बातों से समझा जा सकता है। पहली चीज़ जो नियोजन होता है वो निर्देशन की व्यवस्था कराता है, यानी कि कार्य कैसे किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए, किन लोगों द्वारा कराया जाना चाहिए, इन सारी चीज़ों का पहले से ही मार्गदर्शन करा देना ही नियोजन होता है। नियोजन जो होता है ये पूर्व में ही आपकी पूरी क्रियाविधि कैसे क्या करना है और कि उसका एक खाका खींच देता है। इसके अलावा जो नियोजन होता है वो अनिश्चितता के जोखिम को भी कम करता है, यानी कि अगर आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें फेल्योर के चांसेस जो होते हैं वो कम कर देता है। नियोजन जो है वो भविष्य में झांकने का भी अवसर प्रदान कर देता है, और नियोजक जो होता है वो भविष्य की परेशानियों को या भविष्य में जो भी आपके पास क्या कहेंगे एडवांटेजेस आने वाले हैं उनको भी देखकर जो है वो कार्य करता है, और इसकी वजह से जो गैर आशान्वित घटनाएं होती हैं इनके प्रभाव को घटाया जा सकता है और फ़ायदा ज़्यादा लिया जा सकता है। अव्ययी क्रियाओं को भी नियोजन कम करता है। नियोजन जो होता है विभिन्न विभागों की अनुपयोगी क्रियाएं, यानी कि यदि हम कोई कार्य नया सीखने चलें तो हम बार बार कैसे सीखेंगे, ट्रायल एंड एरर पहले करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें हम सफल हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो असफल होंगे तो फिर पहले वाला जितना भी प्रयास है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा या वो बेकार चला जाएगा। तो नियोजन क्या करता है, नियोजन जो है रिसर्च करके ये पता लगाता है कि किन कार्यों से हमें प्रॉफिट होने के या हमें उद्देश्यों तक पहुंचने के जो है साधन ज़्यादा हैं या चांसेस ज़्यादा हैं, तो उन्हीं कार्यों को करने के लिए आपको जो नियोजन है उसको ही अलाउ करता है, और आपकी जो ये एरर एंड ट्रायल एंड एरर वाली ये चीज़ है इसको थोड़ा सा कम कर देता है। इसकी वजह से जो व्यक्ति हैं वो आपस में जो है तालमेल बिठाकर और उसी प्रकार कार्य करते हैं जैसा कि नियोजन के द्वारा बताया गया है। अगला आता है नव प्रवर्तक विचारों को प्रोत्साहित करता है। नियोजन जो है वो प्रबंधन का प्राथमिक कार्य होता है, मतलब जो प्रबंधक होते हैं इन लोगों का पहला कार्य नियोजन होता है। सबसे पहली चीज़ जब कोई कार्य करने चलते हैं तो सबसे पहला काम नियोजन ही करते हैं, और नियोजन में कोई ज़रूरी नहीं कि जो पुरानी परिपाटी चली जा रही है उसी पे कार्य किया जाए। हो सकता है कि आपके पास कोई एक बेटर आइडिया हो जो पहले कभी किसी ने नहीं सोचा, और उसके द्वारा आप उद्देश्यों को जल्दी और कम खर्च में या कम लोगों का उपयोग करते हुए कर सकें। तो ये ऐसे विचारों को भी बढ़ावा देता है। निर्णय लेने की जो आपकी क्षमता होती है इसको सरल बनाता है, क्योंकि आपको सारी चीज़ें पहले से प्लान्ड वे में मिल गई होती हैं और उसका मूल्यांकन होकर उसको बेस्ट जो होता है वो आपके सामने रखा जाता है रास्ता, तो आप उन्हीं को आपको चुनना होता है। तो मोस्टली क्या होता है, निर्णय लेने की जो शक्ति है या क्षमता है उसको ये सरल बना। नियंत्रण के मानक का भी निर्धारण करता है। हमें ये भी पता होता है कि आखिरी में चल के हमको इसको किस तरह से एनालाइज करना है, इसके जो अचीवमेंट्स होंगे वो क्या होंगे और किस तरह से एनालाइज किया जाएगा। तो इसकी वजह से जो आप
सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि उद्देश्यों की प्राप्ति के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं ताकि मैं उसका निस्तारण कर सकूं। धन्यवाद।